बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। आज मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की बरसी है। 2007 दिसंबर 27 दिसंबर को उन्हें शहीद कर दिया गया था रावलपिंडी में। ये आप सबको पता है, बड़ा अफसोसनाक वाक़या था। और फिर अपनी वफ़ात से कुछ अर्सा कबल उन्होंने ये किससे कहा था कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे चंद महीनों में मर ही जाना है। इस तरह की बात उन्होंने अपनी वफ़ात के हवाले से किया। उन्हें पहले पता चल गया था। और फिर क्या वाक़तन वो एक, जैसे पाकिस्तान में बड़ा एक कंसेप्ट है ना कि पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म ताबेदार होते हैं अमेरिका के, क्या अमेरिका उनसे खुश रहता था या नाराज़ रहता था? इस हवाले से तारीख़ में छुपा हुआ एक जो वाक़या है वो मैं आपके गोश गुज़ार करूँगा। फिर दूसरे दो मौजू हैं कि जनाब नए चेयरमैन नैब के लिए जनाब हुकूमत ने भी नाम दे दिए हैं, अपोजिशन भी गौर शोर कर रही है। तो वो जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का नाम उसमें क्यों नहीं है? और फिर फॉरेन फंडिंग केस की समाअत के लिए 4 जनवरी की तारीख मुकर्रर कर दी गई है। खान साहब के गिर्द वो जो कहते हैं ना घेरा तंग हो रहा है, इस पर बात करेंगे। लेकिन पहले बेनज़ीर भुट्टो साहबा के हवाले से बात करते हैं। पाकिस्तान में ये काम तासर है कि यहाँ हुकूमतें जो हैं मोहम्मद अली बोगरा से ये चला आ रहा है यार, कि पाकिस्तान में ये हुकूमतें जो हैं ये बनती हैं अमेरिका की मदद से और टूटती हैं अमेरिका की मदद से। इसमें कुछ किसी हद तक सच्चाई होती भी है और कुछ किस्से कहानियाँ भी होती हैं। वो कहते हैं ना, जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ख़िलाफ़ तहरीक चल रही थी तो ये कहा जा रहा था कि असगर खां को अमेरिका की हमायत हासिल है। तो वो अपनी निजी महफ़िलों में उस वक्त के जो साफ़ी हैं सीनियर, उनके साथ उठते बैठते थे, वो हंसते थे। लेकिन वो उसकी कहते थे यार यदि तरदीद ना करना, अवाम च तासर बनया रहन दो कि अमेरिका में हुकूमत देना चाहता। लेकिन वो उनको कहाँ देना चाहता था, वो जिसको देना चाहता था वो आ गए। बहरहाल वो अमेरिका की तायीद तो ज़रूरी होती है ना इनकलाब के बाद, फ़ौजी आमरीत के बाद। वो जो आपको अमेरिका को काम पड़ जाता है उन दिनों पाकिस्तान से, या काम पड़ने से पहले उन्होंने सोचा होता है ये काम हमने करना है और ये हम इनको, अब अमेरिका में तंग कर रहा है। तो इसी तरह जो माजी में है, इससे बचने के लिए, इंतकामी कार्रवाई से बचने के लिए ये हो सकता है मैं भी कुछ वादे बैत करते हों। तो उसमें जब बेनज़ीर भुट्टो की पहले वो रही है ना 1988 से 90 तक वज़ीर आज़म रही, हुकूमत तहरील कर दी गई। फिर वो 1993 में दोबारा इक़्तिदार में आती हैं और फिर 5 अक्टूबर 1996 में उनकी हुकूमत कर दी जाती है तहलील। लगारी साहब ने की थी। तो वो अदालत में मामला चल गया। नवाज शरीफ वाली जो हुकूमत की को कलअदम करने वाला मामला था, तहलील करने वाला हुकूमत, वो सुप्रीम कोर्ट ने उसको कर दिया था सेट साइड, यानी बहाल कर दी थी हुकूमत। वो बाद में अलग बात है कि वो जर्नैल साहब बीच में पड़े और असा खान साहब को, गुलाम असा खान साहब को जो सदर थे और नवाज शरीफ दोनों को घर भेज दिए गए, रिज़ाइन दे गए। और फिर बेनज़ीर भुट्टो साहबा जो है वो दोबारा इक़्तिदार में आती है। जब वो उनकी हुकूमत तहलील कर दी जाती है तो मामला सुप्रीम कोर्ट में था। ख्याल यही था कि नवाज शरीफ वाले केस के तनादर में लोग देख रहे थे कि मे भी बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत भी बहाल हो जाए। लोगों के वो जो रोज़ाना ऐसे हो रही थी सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई, कभी लग रहा था ये गई बहाल हुई आज हुई कल हुई, कुछ तरह की चीज़ें उसमें ये लग रही थी, महसूस हो रही थी कि जनाब ऐसा कुछ होने वाला है। तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर थे मोहम्मद अकरम शेख साहब। अब ये खुद बयान फरमाते हैं मोहम्मद अकरम शेख साहब, मेरे साथ उन्होंने एक इंटरव्यू में भी ये बात की थी। और शेल वड़ाइक साहब की एक किताब है अदलिया के जवाल की कहानी, जजों और वकला की ज़बानी, इस टाइप उसका नाम है। तो वो उन्होंने मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ किए हुए हैं रिटायर्ड जजेस के, वकला के, बड़े बड़े जो वकला नुमाइंदे हैं उनके। तो वो इंटरव्यूज़ की एक किताब है, उसमें भी ये अकरम शेख साहब ने इस वाक़या का ज़िक्र किया हुआ है। तो मैंने अर्ज़ किया ना, बड़ा शोर था कि जनाब आज बहाल हुई कल बहाल हुई, बहाल होती है या नहीं होती। उन दिनों पाकिस्तान में अमेरिका के जो सफ़ीर थे थॉमस विंस्टन साइमंस जूनियर के नाम से वो मशहूर थे। 2 दफ़ा वो रहे हैं पाकिस्तान में सफ़ीर, 1990 और 93 तक, और फिर 1996 से
1998 तक। तो वो जनाब, वो कहते हैं बड़े बेचैन थे, वो सूंघे लेते फिर रहे थे कि जनाब एक फ़ैसला किया आना। अकरम शेख साहब चीफ जस्टिस सजाद अली शाह के काफ़ी करीब थे, तो बल्कि वो जो जजेस जजमेंट आई थी उसमें अमल दरामद के लिए अकरम शेख साहब ने वफाकी शरीफ अदालत के शफी मोहम्मदी साहब एक जज होते थे, क्योंकि वो जजमेंट की रोशनी में जज नहीं रहे थे, उनको कमरा अदालत से निकाल दिया था। बड़ा वो झटमे झटमे बड़ा वो अदलिया के करीब समझे जाते थे। वो मुलाकात तय की जाती है साइमन जूनियर और अकरम शेख साहब की। तो वो अकरम शेख साहब से पूछते हैं कि बेनज़ीर की हुकूमत क्या बहाल होने वाली है, अदालत क्या फ़ैसला करने वाली है। अब वहाँ अंदर खाते तो जो बात हुई वो तो नहीं पता, लेकिन अकरम शेख साहब ये कहते हैं कि मैंने कहा यार ये वो ऐसे ही जा रहा है मामला, तो लेकिन आपको इतनी फ़िक्र क्यों है। तो साइमन जूनियर ने कहा कि हम चाहते हैं बेनज़ीर की हुकूमत बहाल ना हो। तो उन्होंने हैरत से पूछा कि आप क्यों ये चाहते हैं कि बहाल ना हो, क्योंकि पाकिस्तान में तो ख्याल यही था ना कि शायद वो अमेरिका नवाज़ हैं, इस तरह के तासरात बनते रहते हैं ना कि ये भी अमेरिका नवाज़ है, फ़लाँ भी अमेरिका नवाज़ है। तो उन्होंने कहा कि जनाब वो जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो है उस पर अमेरिका एतबार नहीं करता, क्योंकि इक़्तिदार में आने से पहले जो वो वादे करते हैं वो पूरे नहीं करते। वो ज़ाहिर है कि अब भी अमेरिकी सफ़ीर मिलते रहते हैं लोगों के साथ और उनमें उनसे पूछते रहते हैं पॉलिसीज़ और क्या आगे होना है और क्या नहीं होना है और आपकी क्या प्लान है अपने रवाबत अमेरिका और पाकिस्तान के हवाले से। जिस तरह की बातें होती रहती हैं, अब भी अपोजिशन वालों से भी मिलते हैं, वो हुकूमत के नुमाइंदों से भी मिलते रहते हैं जो गैर मुल्की सफ़ीर हैं। तो उन्होंने कहा जो वादे पूरे नहीं करते। वो ये पीपल्स पार्टी के बारे में मैंने पहले कहा हुआ है कि जब NRO नवाज उनके साथ किया मुशर्रफ के साथ, तो उस वक्त भी बेनज़ीर ने ये बरमला उनकी बातें, बल्कि नवाज शरीफ से भी उन्होंने कहा था कि जनाब मैं बस पैर रखन दी देर है, मैंने पैर रखने ली जगह बनाने दो, जब मेरा पाँव पाकिस्तान की सरजमीन पर लग जाएगा तो मुशर्रफ का पाँव उठ जाएगा। और ऐसा ही होगा। फिर आपको मैंने पहले भी जिक्र किया कि पीपल्स पार्टी की एक ख़ास जो है प्लानिंग आइन के हवाले से, दीगर मामलात के हवाले से, वो आहिस्ता आहिस्ता घेरा जो है तंग कर रहे जमहूरियत की मजबूती के लिए, जैसे 18वीं तरमीम और फिर मार्शल लॉ का रास्ता रोकने के लिए आर्टिकल 6 में मज़ीद तरामीम वगैरह वगैरह, इस तरह का कोई मामला होता है। तो इसका मतलब ये लिया जा सकता है जो अकरम शेख साहब के हवाले से बात हो रही है कि अमेरिका बेनज़ीर को ज़्यादा पसंद नहीं कर। लेकिन NRO में वो नाम उनका फिर अमेरिका का आ रहा था जनाब NRO, लेकिन वो NRO क्या NRO था कि जिसके नतीजे में मुशर्रफ को घर जाना पड़ा। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो 2008 वाले इलेक्शन है उनका बाइकाट करने वाले थे। उन्होंने उनका कि नहीं तुसी बाइकाट ना करो। 1985 में हमने बाइकाट किया था गैर जमाती इलेक्शन का, तो उसका नतीजा यह भुगता कि हमें बड़ा लॉस हुआ था सियासी तौर पर। तो इन नून लीग वालों के पास तो पूरे उम्मीदवार भी नहीं थे, वो जितने के इनको मिले उन्होंने खड़े कर दिए। बहरहाल पंजाब में ये हुकूमत बनाने में कामयाब हो गए थे। और फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के हवाले से मुख्तलिफ, कभी मुशर्रफ पर इल्ज़ाम, कभी किसी पर, रहमान मलिक साहब और दीगर कई लोग जो हैं वो मुशर्रफ को तो कहते हैं जनाब उनका नहीं, बल्कि उनके तो वो कहते हैं कि जो ISI के चीफ थे ताज नदीम ताज साहब लेफ्टिनेंट जनरल, वो उन्हें इतला थी पक्की कि कोई कातलाना हमला होगा, क्योंकि जब बेनज़ीर आई है ना पाकिस्तान तो आते ही 8 अक्टूबर को मेरे ख्याल साने 8 अक्टूबर या साने कारसाज उसको कहते हैं, तो धमाका हो गया था उनके इस्तकबाली जुलूस में। और फिर 26 और 27 दिसंबर की रात, 27 को उन्होंने जलसा करना, 26-27 दिसंबर की रात नदीम मलिक साहब उनको कोई 1-1:30 बजे जाके मिलते हैं और सारी सूरत बताते हैं, लेकिन वो नहीं समझती। वो आमतौर पर सियासतदान समझते हैं हमें शायद जलसे से रोकने के लिए ये किया जा रहा है, लेकिन वो हो गया धमाका किस्मत में था। अब कहें अगर मगर में चले जाएं कि अगर वो गाड़ी से ना निकलती तो ये हो जाता। गाड़ी तो एक किला होता है, वो पुलिस वाले कहते हैं जनाब हम बड़े मुतमिन हो गए जब गाड़ी में बैठ गई, किला ने बचा लिया। लेकिन फिर वो गाड़ी में से खड़ी हो गई और लोगों के हाथ उठा के नारों शारों का जवाब दिया और फिर दुश्मन को मौका मिल गया। इस तरह जो भी। और मरीम नवाज शरीफ ने भी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के हवाले से एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने उनके लिए ढेरों दुआएं की हैं और उन्होंने कहा कि मुझे याद है कि जब ये सानिया जिस दिन हुआ था
तो उस दिन मेरे वालिद साहब जो हैं और मेरी पूरी फैमिली जो है वो बड़ी दिल गिरफ्ता थी, और ऐसे लग रहा था जैसे हमारी फैमिली का ही कोई शख्स जो है वो उसके साथ ये सानिया पेश आया हो। और उन्होंने दुआ की है कि अल्लाह ताला उनकी वो रहम पे नाज़िल फरमाए। और वैसे जिस दिन ये वाक़या हुआ था ना, उस वक्त जब मोहतरमा के ऊपर अटैक हुआ था, तो उसके बाद उन्हें जब हॉस्पिटल, तो वो कहते हैं कि जाने से पहले ही अल्लाह को प्यारी हो चुकी थी और उनकी गाड़ी के टायर जो हैं वो बरस्ट हो गए थे। तो फिर शेरी रहमान की कोई जीप आई थी, वो लेके गए थे उनको। बहरहाल जब वो हाथ में पहुँचे तो सबसे पहले जो शख्स पहुँचे थे ना वहाँ हॉस्पिटल, उनका नाम नवाज शरीफ। नवाज शरीफ भी एक वहाँ रैली शैली कोई जुलूस निकाल रहा था और उस पर भी कातलाना हमला हुआ था, उसमें भी 2 बंदे शहीद हो गए थे। लेकिन क्योंकि ये बहुत इतना बड़ा सानिया था मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वाला, कि वो फिर 2 बंदों की शहादत जो कारकुन थे नून लीग के, वो दब गए। और नवाज शरीफ वाक़तन वहाँ लोगों ने देखा, आप दीदा देखा उनको, उनकी वो मैयत पे। और बहरहाल जो अल्लाह का काम है, ये जो किसी की जैसे लिखी होती है वो आ जाती है। अब अगर मगर में वो मैंने जैसे अर्ज़ किया कि अगर मैं पढ़ गए और न मगर में पढ़ गए, इसको छोड़ दें। अच्छा, वो जो वाक़या में बयान कर रहा था, क्या मोहतरमा को खुद पहले ही पता था कि जनाब मेरा कुछ अल्लाह रहम करे कि मेरी को वफ़ात होने वाली है? वो पाकिस्तान आने से ना पहले अमेरिका कोलोराडो में एस्पेन जा रही थी, और त्यारे में अमरीकी सफ़ीर जो हैं, जो अफ़गानिस्तान में होते थे, ज़ल्मे खलीलज़ाद, और उनकी अहलिया भी उनके हमरा थी त्यारे में। तो एयर होस्टेस ने आके बेनज़ीर भुट्टो को कहा कि जनाब ताज़ा ताज़ा कुकीज़ हम बनाते हैं गरम गरम, तो मैं पेश करूँ ला के आपको? तो बेनज़ीर भुट्टो ने कहा कि नहीं, रहने दें, इन दिनों ना मेरा वज़न थोड़ा सा बढ़ गया होगा, तो मैं वज़न कम कर रही हूँ। लेकिन फिर वो कहते हैं कि 1 सेकंड के अंदर ही उन्होंने कहा कि अच्छा चलो कोई गल नहीं। एयर होस्टेस उसी वक्त उन्होंने, जब एयर होस्टेस को पहले उन्होंने मादत कर ली ना कि नहीं रहने दे, इनकार कर दिया, तो फिर साथ ही यूं ही 1 कदम आगे गई हैं, तो उनको वापस उनका चल यार, उनके इससे क्या फ़र्क पड़ता है? ये मोहतरमा के अल्फाज हैं कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि मैं कुकीज़ खा लूँगा, मुझे चंद महीनों में मर ही जाना है। ये मोहतरमा ने वहाँ बात की थी। वो कहते हैं शायद कोई छठीस थी या क्या मामला था, ये उन्होंने पता नहीं दिन में क्या बात आई होगी, उस वक्त क्या उन्होंने सोचा होगा, ये बात उन्होंने कर दी। लेकिन ये रिकॉर्ड होगी बात, ये रिकॉर्ड पे बात आ चुकी है। और अब जनाब हुकूमत और अपोजिशन तैयारी कर रही है उनके लिए चेयरमैन नैब के तकर्रर के लिए। नए हुकूमत ने बड़े दाव पेच लड़ाए, आर्डीनेंस के ज़रिए नैब के कानून में तरमीम की, और कहा कि जनाब जो पहले वाला चेयरमैन नैब है वो आइंदा आने वाले चेयरमैन नैब के तकर्रर तक काम करता रहेगा, और फिर दोबारा भी उनको नामजद किया जा सकता है। और वे ये हमने बात की थी कि चेयरमैन जवेद इकबाल साहब जो हैं, ये परेशान थे, उन्हें बार बार कहते थे कि मेरा उनकी बनेगा, तो ये है तो वो है। तो इनको ख्याल आम यही था कि इनको उन्होंने नया मुकर्रर करना है, दोबारा इनकी नामजदगी होनी है। तो वो अब हुकूमत जो है वो भाग भूग गई है। उन्होंने जो नाम दिए हैं वो 3, एक तो साबिक DG FIA अमलेश चौधरी, वो इधर लाहौर और कसूर में कोई पुलिस सर्विस के आदमी है, SSP वगैरह वो इस तरह भी रह हुए हैं। तो एक उनका नाम दिया है, और एक सेक्रेटरी मजहबी अमूर हैं एजाज जाफ़र, और सेक्रेटरी दाखिला यूसुफ नदीम खोखर, इस तरह के नाम उन्होंने 3 नाम दिए। और दूसरे अपोजिशन ने एक स्टीयरिंग कमेटी बनाई है जो फैसला करेगी और शहबाज शरीफ को बताएगी कि जनाब ज़ाहिर अपोजिशन लीडर की मुशावरत ज़रूरी है ना इसमें। तो उन्होंने जनाब पीपल्स पार्टी ने जलील अब्बास जिलानी साहब का नाम दिया है। ये रिश्तेदार हैं यूसुफ रज़ा गिलानी के भी, और साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान सद्दक हुसैन जिलानी साहब के भी। ये फ़ॉरेन सर्विस से हैं, सेक्रेटरी अमूर ख़ारजा भी रहे हैं और सफ़ीर भी रहे हैं, मुख्तलिफ़ ममालिक में USA में भी रहे हैं। और नून लीग ने नासिर खोसा साहब का नाम दिया है, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे नवाज शरीफ के, चीफ सेक्रेटरी पंजाब रहे हैं, और आसिफ सईद खोसा के सक्के भरा ने सक्के। और फिर सलमान सदीक साहब का नाम दिया है,
और जमीयत उलमा इस्लाम ने दोस्त मोहम्मद खान साहब का नाम दिया जज साबक। ये इस तरह वो उनमें से कोई चुनाव होगा। अब जुवैद इकबाल साहब को क्यों नहीं लिफ्ट करवा रहे? वो जुवैद इकबाल साहब को लिफ्ट इसलिए नहीं करवाई जा रही कि मैंने पहले अर्ज़ किया था कि ये जो रावलपिंडी वालों के करीब लोग हैं उनसे दूर हट रहे हैं, उनसे जान छुड़ा रहे हैं। ये मैं पहले इस हवाले से मैंने कहा था जुवैद इकबाल साहब के हवाले से कि वो कहते हैं गिरफ्तारियाँ FIA को गिरफ्तारियाँ करो, शहबाज शरीफ हमजा वगैरह वाली वो वाली बात। तो जुवैद इकबाल साहब जो हैं वो इमरान खान की उस तरह बात नहीं मानते। इमरान खान से ज़्यादा वो उनकी बात, रावलपिंडी वालों की बात मानते हैं। तो अब उन्होंने अभी तक जो नाम सामने आए उनमें जुवैद इकबाल साहब का नाम इसीलिए नहीं है कि वो जनाब एक तो मुतनाज़ा बहुत ज़्यादा हो गए। अगर वो ज़्यादा दोबारा उनका तकर्रर होता है तो ये एक तरह से बदमाशी होगी, और अदालत में मामला वैसे भी चैलेंज होने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की दरख्वास्त जो है वो तैयार है, तो वो पता नहीं क्या बनता है क्या नहीं बनता कि फर्द वाहद को नवाजने के लिए अगर कानून बनाया जाए तो फिर वो कानून कायम नहीं रहता, वो सेटिसाइड हो जाता है। ये हमारे आइन की एक तकाजा है, मंशा है। तो इसलिए वो एक तीर से दो तक शिकार कि एक तो ये वाला मामला कि फ़र्द बहाद के लिए वो कहेंगे ऐसी फ़र्द बहाली नहीं बनाया, और दूसरा ये कि वो उनसे जान छूट जाएगी जुवैद इकबाल से। वो अब उन्होंने जो काम लेना वो यानी उनके जो साहब हैं उनकी बजाय ये किसी और साहब को लाना चाह रहे हैं। और फानर होने वाले केस में वो आपको पता है कि उन्होंने जो स्क्रूटनी कमेटी है उसकी रिपोर्ट मुरतब हो चुकी हुई है। काफ़ी सारे अकाउंट जो हैं फॉरेन फंडिंग वाले पैसे बाहर से आए हुए जिनका हिसाब किताब नहीं है पीटीआई का, तो इनके दस्तखतों के साथ इन्होंने अपना रिकॉर्ड जमा करवाया हुआ है चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने। और फिर उसमें इन्होंने इलेक्शन कमीशन ने जो अकबर एस बाबर की दरख्वास्त है पार्टी के तहलील के लिए, फॉरेन फंडिंग की ऑडिटिंग के लिए और उसके तहत कार्रवाई के लिए, क्योंकि पाकिस्तानी कानून के तहत किसी सियासी जमात के लिए बाहर से पैसे नहीं लिए जा सकते। यहाँ पैसे आए हुए हैं और कुछ ऐसे अकाउंट्स हैं जिनका जिक्र इन्होंने अपने पार्टी अकाउंट नहीं है लेकिन वहाँ पैसे आए हुए हैं। बाद में पता चला वो तो पार्टी अकाउंट बनाए हुए हैं इन्होंने। कई इस तरह के वो मामला है और रिपोर्ट जो है वो कहा जा रहा है कि इनके ख़िलाफ़ है। और 4 जनवरी के लिए इलेक्शन कमीशन ने नोटिस जारी कर दिए हैं अकबर एस बाबर को भी और इमरान खान साहब को भी। स्क्रूटनी कमेटी जो है वो उसकी जो रिपोर्ट है वो उसका जायज़ा लिया जाएगा। फरीकैन को तो लो जी तुसी पढ़ लो तो तुसी पढ़ लो तो फलां तरीक नूं आ जाना। और कुछ एक कानूनी थोड़ा सा ना एक बहस कुछ हो रही है कि शायद जो तहलील की थी ना पीटीआई की तंजीमें इमरान खान ने, उसके बाद पीटीआई की कानूनी हैसियत ख़त्म हो गई। नहीं, ऐसा नहीं होता। वो रजिस्टर्ड है, इमरान खान साहब चेयरमैन है। जब तक वो चेयरमैन है उस वक्त तक वो रजिस्टर्ड जमात के तौर पर चलेगी। अगर वो हट भी जाते हैं तो फिर भी कुछ टाइम होता है, उस टाइम के अंदर उन्होंने दरख्वास्त दे के नया चेयरमैन मुंतखब करके वो दरख्वास्त दे के वो चेंज करवा लेते हैं। जैसे नवाज शरीफ को जब नाअहल करार दिया गया था तो इनको सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ये पार्टी हेड भी नहीं रह सकते, तो फिर इन्होंने शहबाज शरीफ का दे दिया। इलेक्शन के जनाब इलेक्शन हुआ हमारा और ये हमारा चेयरमैन है। वो जमात तो तहलील ही ना होगी। तो वो छोटी तंजीमों की तहलील से फ़र्क भी नहीं पड़ता। वो सिर्फ अगर चेयरमैन जाते हैं तो फिर वो नए चेयरमैन तक कुछ मुद्दत के अंदर अंदर वो नया चेयरमैन मुंतखब कर दरख्वास्त देते हैं। ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि जनाब वो असद उमर को आगे और जहांगीर तरीन था पहले। जहांगीर तरीन भी क्योंकि नाअहल हो गए थे इसलिए वो भी पार्टी के सेक्रेटरी नहीं हो सकते। मरीम के हवाले से केस पेंडिंग है। मरीम नवाज जो नून लीग की नायब सदर है उस हवाले से वो पेंडिंग है कि वो रह सकती हैं कि नहीं रह सकती। वो कहते हैं क्योंकि ये कोई इंतज़ामी अहदा उस तरह का नहीं है जैसे सेक्रेटरी और सदर का होता है, इसलिए ये कोई गुंजाइश है इसमें। लेकिन मेरे ख्याल में गुंजाइश नहीं है, वो कोई पार्टी अहदेदार नहीं हो सकता। लेकिन बहरहाल वो अभी मामला चल रहा है। और फॉरेन फंडिंग केस में इतलात यही हैं कि जो रिपोर्ट है वो खान के ख़िलाफ़ है और अगर मामला आगे बढ़ते हैं तो खान साहब की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा होगा। ये तो अलग बात है कि जनाब वज़ीर दाखिला आपके कह रहे हैं कि इनके सर से हाथ उठाने, हम कह रहे हैं ना कि सर से हाथ उठा लिया गया, वो कहते हैं नहीं, इमरान खान के सर से हाथ नहीं उठाया गया। यानी अभी तक उनके बगल बच्चे हैं रावलपिंडी वालों के।
यार ये वज़ीर दाखिला भी ये पता नहीं किसके साथ हैं, वो इमरान खान के साथ हैं। इमरान खान की ये यार कोई तारीफ़ वाली बात नहीं है कि कोई वज़ीर आज़म है जो किसी के सर के, किसी के हाथ के नीचे सर रख के अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है। यानी किसी का सर पे हाथ होगा तो फिर वो हुकूमत करेगा, वरना नहीं करेगा। और हाथ, सीधी सीधी बात है यार, इसमें कुछ छुपा वाली बात है नहीं। वो GHQ की बात कर रहे हैं और यही हम कह रहे हैं कि GHQ ने हाथ हटा लिया। वो कहते नहीं 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 नहीं, थोड़ा नहीं पता, सिर से हथ हैगा हले। ये तारीफ वाली गल नहीं होंगी, ये बेइज्जती होंदी है किसी वज़ीर आज़म की। अब मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होती है नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।